उसके बाद दोस्तों बात करते हैं राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के बारे में। 1908 के आसपास जैसी मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है वो डिक्लाइन होते हैं, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है अब वो शुरू हो जाती है। अच्छा, मिलिटेंट नेशनलिस्ट यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, ये कौन है? एक्सट्रीमिस्ट को। लेकिन बात वही है कि आप टाइटल जो मर्जी इनको दे दो, इन्होंने कभी कोई हथियार वगैरह नहीं उठाए। इनका डिपोर्ट हुआ और इनको जेल में डाला गया, इनके खिलाफ फॉल्स चार्जेस लगाए गए, फिर भी इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, राइट। जैसे एक्सट्रीमिस्ट शांत होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स तो ऐसे थे, कारावास में चले गए थे, किसी को मेंडले भेज दिया गया था, कोई सन्यासी बन रहा है लाइक औरबिंदो घोष वगैरह, कोई एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर रहा है, तो कोई भी नहीं रह गया था एक्सट्रीमिस्ट को चलाने के लिए। हल्के से गैप के बाद अब जो है, अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। देयर विल बी राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड दिस मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट शिफ्ट फ्रॉम नॉन वायलेंट मेथड्स टू वायलेंट मेथड्स. It also meant a shift from mass-based action to elite response to British rule. अब क्या है, जनता अभी भी रेडी तो है नहीं कि एक साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दें। तो यहां पर अब दोबारा क्या होगा, जो अब ये नया फेज है आप इसको ऐसा कह सकते हो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप 2.0, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप का फेस है, ये क्यों चाहेंगे कि जनता एक साथ, मतलब जो है अगर आ भी जाए तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है, और हिम्मत ना होने के कारण जो जनता है वो फिर बैकआउट कर जाए। इन्होंने सोचा अंग्रेजों के कान बहरे हैं और उनके बहरे कानों को सुनाने के लिए, उसके अंदर आवाज गुंजाने के लिए एक धमाके की जरूरत है, और वो हम करके देंगे। तो पहला फेज स्टार्ट होता है इसका 1907 टू 1917। आप थोड़ा सा टाइमलाइन देख रहे हो, यहां पर इस टाइम के अंदर रशिया के अंदर क्या चल रहा है, रशियन रेवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप पे रशिया इज गेटिंग रेडी फॉर बिग रेवोल्यूशन अगेंस्ट जारिस्ट रिजीम, याद है जार निकोलस II। तो यहां पर जो सोशलिस्ट ग्रुप जो एक्टिव होगा, या जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो एक्टिव होगा, वो अलग अलग कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेकर, स्पेशली रशियन रेवोल्यूशनरी से। तभी तो आपने देखा होगा ना श्रेया, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, जब उनके गुरु प्रोफेसर विद्यालंकार उनको समझाते हैं तीनों को, एक पर्सन और होता है उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन भगत सिंह और सुखदेव को समझाते हैं वो अपने चेंबर में लेकर जाके, कि जो रूस में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। ऐसी एक पार्टी है जो कि यहां पर एक कोशिश कर रही है, HRA। तब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना विद्यालंकार जी उनको HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर वो जाते हैं कोलकाता मोज़ेक हाउस मीटिंग करने राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि उसकी कमान संभाले होते हैं। लेकिन होता क्या है, HRA का सपना टूटने ही वाला होता है। कौन सा कांड हो गया होता है, काकोरी में ट्रेन लूटने वाला, याद है, काकोरी में ट्रेन लूटने वाला। लेकिन भगत सिंह सबको जागरूक करता है, समझाता है कि कोई बात नहीं, हमारा ग्रुप दोबारा से बन सकता है। और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सारे लोग मिलकर, ब्योमकेश्वर दत्त, ये सारे लोग मिलकर क्या है, HRA को एक नया रूप देते हैं, HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये किससे इंस्पायर्ड थे, कौन से रेवोल्यूशन से, कौन सी आइडियोलॉजी से, रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज थी रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म की, इट स्टार्टेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। जो अभी तक चल रहा था मिलिटेंट नेशनलिज्म, उसी का एक ये नया रूप था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक्सट्रीमिस्ट 2.0 है। याद रखना, जब भी हम बात करते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म की, यहाँ पर हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बोल रहे हैं, लेकिन मिलिटेंट वर्ड से आपको ये नहीं सोचना कि वो वायलेंस करते थे या कुछ भी करते थे। लाल बाल पाल, औरबिंदो घोष या कोई भी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक नखून तक नहीं मारा किसी को। आपने देखा अभी तक इस चैप्टर के अंदर कि उन्होंने मर्डर कर दिया है, मर्डर ट्रायल पे गए हैं वो। उनसे तो सरकार से वैसे इतनी दरखास्त कर रही है, श्रेया प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था ना हमने, एक सॉरी बोल दो, वो सॉरी बोलने को तैयार नहीं, तो 18 महीने की जेल हो जा रही है ना। भगत सिंह होता तो पहले गोली मारता, फिर कहता हाँ मैं सॉरी बोल रहा हूं, अब कर दो जेल, अब कर दो फांसी। अच्छा, अब एक बात और बताता हूं, इसके ना अलग अलग टर्म आएंगे। आप ना
इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मत बोलना आंसर में कभी भी, ठीक है? क्योंकि आप जब इनकी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखोगे ना और आप ये वर्ड हाईलाइट करोगे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, तो टेररिज्म की कभी भी कोई टेररिज्म या टेररिस्ट के कोई अच्छे फीचर्स नहीं होते हैं कभी भी, याद रखना। तो आप वो एक एग्जामिनर के लिए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट करोगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से बताते हुए आया हूं, अपनी आंसर राइटिंग को कभी भी कैजुअल मत लेना। वो उतने ही गंभीर होती है आपकी आंसर राइटिंग जितना आप एक पर्सनल लेटर मोदी को लिख रहे हो। आप वहां पर फ्रैंक नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर ये तो गलती से लिख दिया था मैंने, मुझे लगा आप समझ जाओगे। भाई उन्हें कुछ नहीं, उन्हें तो वही दिख रहा है जो कि आप लिख कर आ रहे हो वहां पर। यहां पर आपको बिल्कुल ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करना है। या आप अपनी प्रेमिका को प्रेमी को खत नहीं लिख रहे हो आप यहाँ पर बैठ के, कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज कर लोगे। आंसर राइटिंग में यही सब चीजें होती हैं। जो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं उनके पेपर बहुत अच्छे गए होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि मेरे वर्ड्स में, मतलब ये मेरे मार्क्स में कहाँ हेरा फेरी हो गई है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंक डिसाइड करने में, ठीक है? तो शब्दों का जो एक चेरी पिकिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो पहला जो फेज़ है, अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था कि इसको रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता था इस टाइम पर, ये जितने भी जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट इनको कहा जाता है, हम अपने चैप्टर्स के अंदर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वगैरह करके इनको पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जामिनेशन क्या पर्सपेक्टिव हमारा क्या होगा, वो मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाता रहूँगा। लेकिन इनको हीरोइज्म क्यों कहा जा रहा है ऐसा यहाँ पर, इस एक्टिविटीज़ को, इनकी एक्टिविटीज़ को रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म ऐसा माना जाता था। ये सब जो इस फेज के अंदर जो लोग हैं ना, ये जवान लौंडे हैं, राइट? जवान लौंडों में अंदर क्या होता है, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, गर्म खून होता है। वो मयूर कोई भी चीज़ लॉजिकल रैशनल तरीके से सोचते नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोचते हैं। वो ऑन द स्पॉट एक्शन लेना है तो लेना ही है, ठीक है? तेज गति से बढ़ने की जो झील थी, जो आदत थी भगत सिंह वगैरह जैसे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के अंदर, उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये लोग अपनी जवानी की गर्मी की वजह से जो है वो चल बसे, ठीक है? अब अगर आप ये टाइम देखो, ये टाइम मुझे बताओ 1917 का जो टाइम है, महात्मा गांधी इंडिया आ चुके हैं। महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? भारत दर्शन कर रहे हैं। भारत दर्शन में उनके बाधा कौन डालेगा? मयूर, आपका फेवरेट कैरेक्टर जिंदगी का? शुक्ला, है ना? कैसे बोल सकते हो भाई तुम उसको? राजकुमार शुक्ला, ठीक है? लेकिन राजकुमार शुक्ला वॉज द मतलब ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ गांधी। श्रेया, वो वैल्यू एडिशन वाला चैप्टर मेरा याद है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जो 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर एक समथिंग लाइक दिया था मैंने। मतलब वो एक हवा में मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि इसमें गांधी की सारी बातें मैं लेकर आया था कि गांधी फेमस कैसे हुए, इंडिया के अराइवल से लेकर चंपारण की बुरी कहानी, राजकुमार शुक्ला की इंडिगो प्लांटर्स की कहानी, शेयर क्रॉपर्स की, है ना? तो आज ही मैंने वो अभी हरनीत को भी शेयर करा था, मैंने आज बोला था उससे कि तुम ये पढ़ना और इसके नोट्स बनाना, ये सब लोग देखना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इसका लेक्चर है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप पे। ठीक है, वैल्यू एडिशन टॉपिक गांधी इन चंपारण, इसको ध्यान से देखना, लिख लिख कर मैंने एक एक बात इसके अंदर आपको बता रखी है, पूरा गांधी का अराइवल वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आज ही इसको देख लेना, आज ना देखो तो गांधी का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देख लेना, लेकिन अब आज मैं आपको भेज रहा हूँ तो उसको याद रखना, ठीक है? आपसे क्योंकि कोई भी चीज़ देखने को बोलो तो आप बात को सीरियसली लेते नहीं हो। आप लोग इतने निकम्मे हो कि आपसे मूवी तक नहीं देखी जा रही, बाकी तो छोड़ ही दो, क्या ही करोगे जीवन में बाकी तो एक्टिविटीज़ जो है रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म की, इट स्टार्टेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। पहला जो फेज है, इट एक्वायर्ड मोर एक्टिविस्ट ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट, एंड इट कंटिन्यू टिल 1970। लेकिन 1917 तक सॉरी, जो वो फेज था स्वदेशी मूवमेंट वाला और एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज था, ये कंटिन्यू रह पाया? वही लोग कंटिन्यू रहे क्या 1917 तक? नहीं ना, वो टोटल आपको फेज बता रहे हैं स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट का, ठीक है? तो रीज़न क्या था?
for the rise of revolutionary activities, the rise and growth of revolutionary terrorism in India from the beginning of the 20th century. अब क्यों 20th century क्यों हम एंटर कर गए ना 1917 में, 1911 में, 1901 में, तो ये बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से था. मैं 1901 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 1907 तक तो सूरत स्प्लिट ही हुआ, 7 के बाद 8 तक ही मुश्किल से शाइन ही रहे ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले. उसके बाद तो ध्वस्त हो गए पूरे के पूरे, एक वैक्यूम ही क्रिएट हो गया 1909 में. मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स के बाद तो प्रॉपर तरीके से सब लोग गायब, है ना. 1910 तक 11 तक मतलब ये इनकी शुरुआत होती है ना. तो इट वॉज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. सम ऑफ द यूथ पर्टिकुलरली दोज ऑफ बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र. जैसे अगर आप नाम लो किसी का बंगाल के एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का इस टाइम पर, तो वो कौन होगा? कोई भी एक नाम. ब्योमकेश्वर दत्त पंजाब से, भगत सिंह महाराष्ट्र से, राजगुरु कहता ना मैं वीर मराठा एम्पायर से आया हूं मैं. पिक्चरें देखो प्लीज, पिक्चरें देखो, मेरे कहने से तो देख लो, ठीक है. बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र, they were increasingly getting frustrated with the modern methods and techniques of political struggle such as petition, meeting resolutions and speeches. याद है जब उसका दोस्त होता है श्रेया, हाँ राजगुरु, वेरी गुड. जब उसका दोस्त होता है श्रेया, वो जो सिविल ICS होता है, इंडियन सिविल सर्वेंट जो होता है, उनके साथ कॉलेज में पढ़ता है ना. ऑलरेडी वो एक सिविल सर्वेंट होता है. जब उसको पकड़ते नहीं है, ये सुखदेव वगैरह के, मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता, और वॉरेन हेस्टिंग्स का पूरा इतिहास बता देता है. वो कह रहा है जो नहीं पूछा है वो भी बता रहा है तू, और तेरे को इंडियन क्रांतिकारियों के बारे में पता भी नहीं है. तब वो कहता है ना कि जब ये HSRA का पैम्फलेट HRA का जब पैम्फलेट इनके पास आता है, कहता है ना कि मैं ये मानता हूँ कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से कुछ होना जाना नहीं है. ऐसे ही भगत सिंह को और सुखदेव को जब उनके गुरु विद्या अलंकार उनके कमरे में बुलाते, चेंबर में बुलाते हैं, तब ये कहते हैं ना भगत सिंह कि सिर्फ कांग्रेस से ही आप बोलना चाह रहे हो कि कांग्रेस के साथ ही एफिलिएट करो तो ही मतलब एक रास्ता निकलेगा. तो उसके गुरु कहते हैं ना कि गांधी इकलौता रास्ता नहीं है. अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है, मतलब जनता अपने आप में इतनी ताकतवर होती है, अगर उसको सही दिशा दी जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता को वो उखाड़ फेंक सकते हैं. तो ये जो HRA का जो सपना होता है, और विद्या अलंकार जी जो भगत सिंह राजगुरु को जो बताते हैं, सुखदेव को जो बताते हैं, राजगुरु तो होता ही नहीं के कॉलेज में, वो तो महाराष्ट्र से आता है बाद में. जब उसको पता लगता है कि कोई ऐसी पार्टी बन रही है जो कि ऐसे क्रांतिकारी को भर्ती कर रही है, तब वो जाके मोज़ाइक हाउस पहुंचता है बंगाल के अंदर. लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं वो रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. इसलिए श्रेया वो वाली चीज़ याद है जब उसको फांसी की सज़ा उसकी प्रीपोन हो गई होती है. भगत सिंह को ओरिजिनल फांसी उस टाइम पर नहीं होती जो एलोकेट करी गई थी, एक शाम पहले हो जाती है उसको फांसी, अगर आपको ध्यान से पता हो. उस टाइम पर वो लेनिन की किताब पढ़ रहा होता है रशियन रेवोल्यूशन की, जब वो ऑफिसर आता है उसको लेने कि चलो फांसी का टाइम हो गया. ये नहीं पता भाई मुझे. तो लूजिंग फेथ इन एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स, मतलब ऐसा क्यों हुआ? एक्सट्रीमिस्ट देखो, एक्सट्रीमिस्ट भी तो एक तरीके से इनके फोर फादर्स ही थे. फोर फादर समझ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ मैं आइडियोलॉजी या इन टर्म्स ऑफ रास्ता में कह रहा हूँ. ये जो हैं यहाँ पर इनको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक लाइन थी ना, हाँ, बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म को बोला जा रहा है. इनको लगता था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का काम है भाई एक्सट्रीमिस्ट पाथ पे चलना. क्या एक्सट्रीमिस्ट पाथ पे चले हैं? 3 चीज़ें गाते रहे हैं. इनका इतिहास उठाकर देख लो, ये लोग बोलते थे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वाले कि इनका इतिहास उठाकर देख लो, 3 चीज़ों के पीछे रोना गाना कर रहे हैं. क्या? बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन. क्या होगा इससे? इनका ये मानना था कुछ बड़ा करो, क्रांति लाओ. तो एक्सट्रीमिस्ट के मेथड पर इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि इनको लगा था एक्सट्रीमिस्ट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पकड़े गए हैं. तो यूथ वॉज ग्रेजुअली लूजिंग फेथ इन द एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, दैट इज refused to cooperate with the government and to boycott government service, courts, government schools and colleges.
नेशनल एम्स को अचीव करने के लिए। ये जो फीलिंग थी, इट वॉज फर्दर स्ट्रेंथन बाय द फेलियर ऑफ स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट टू गेट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल रिपीट। अब इनको क्या लगा था, यूथ की एनर्जी हमें चैनलाइज करने की जरूरत है, लेकिन वो खो रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट मेथड से वो खुश नहीं है। तो सम ऑफ द इवेंट्स फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट एक्सेंचुएटेड द रेवोल्यूशनरी इंपल्स ऑफ मेनी यंग इंडियंस। और इन्होंने क्या सोचा कि हमें इस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए यूथ की। अभी जाकर ये बंगाल के पार्टीशन को रिपील करवाने में काम आ रही है, आगे चलकर ये देश को आजाद करवाने के काम आएगी। दे हैड हेट्रेड टुवर्ड्स फॉरेन रूल। So besides, there was growing hatred among the Indian youth for foreign rule due to the racial superiority and arrogant behavior of the Britishers. And this hatred was also due to the repressive measures जो कि अंग्रेजों ने अडॉप्ट करे थे नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। ये जो इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोला जा रहा है, ये दूसरे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट से प्रभावित थे अलग अलग कंट्रीज से। भारत के अंदर ये जो नौजवान जो थे, यंग मैन, they were also influenced by the revolutionary terrorist activities of the Irish terrorists who were also fighting for the independence of the British, Russian nihilist। निहिलिज्म की आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई थी क्लास 10 के अंदर, हमने करा था ये, अगर आपको याद हो। रशियन रेवोल्यूशन तो करवा चुका ना मैं आपको क्लास 10 के अंदर तमिलनाडु की बुक से। अब ये मत कहना कि ये नहीं पता हमें क्या होता है। और समर और विंटर रेवोल्यूशन, श्रेय आप याद है, 2 रेवोल्यूशन हुए थे, फाइनली विंटर वाला सक्सेसफुल हुआ था 1917 में। चलो ठीक है। तो रशियन निहिलिस्ट हु वर ट्राइंग टू फ्री द रशियन पीपल फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार्स। जार्स की फैमिली याद है? और लास्ट जार रूलर कौन? व्हाइट पैलेस में जो रहता था, विंटर पैलेस में, जार निकोलस II। उसको उसकी रिजीम को हम लोग क्या कहते हैं? जारिस्ट रिजीम। TSARIST, जारिस्ट रिजीम। तो यूथ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था, इट विच इज कॉज बाय द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे मॉडरेट्स हो, और नेशनल एम्स एंड एस्पिरेशन अचीव कर मतलब ना कर पाना, उनका उस चीज़ में असमर्थ रहना, और गवर्नमेंट का रिप्रेशन का रवैया कंटिन्यू रहना, इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कि भाई हम तो जो है अब इनके ऊपर अटैक करेंगे, ये हमें एक मारेंगे तो हम 4 मारेंगे। Revolutionary program. The methodology of the revolutionaries involved individual heroic actions such as assassination, मर्डर करना ऐसे ऑफिसर्स का जो कि आवाम की नज़रों में काफ़ी अनपॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूरवादी हैं, गद्दारों का एंड इन्फॉर्मर का अमंग द रेवोल्यूशनरी देमसेल्व्स। डेकोइटीज मतलब डकैती डालना। अब काकोरी कांड एक प्रकार से डकैती तो है ना? ट्रेन को लूटते हैं। याद है श्रेया, जब उस मीटिंग में रामप्रसाद बिस्मिल होते हैं तो उनको एक बंदा सजेशन देता है कि क्यों ना पहले की तरह हम अपने किसी जमींदार पर हल्ला बोलते हैं और उसका माल लूट लें। तब रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि नहीं, हम उस आवाम की नज़रों में हमेशा बेकार साबित हो जाएंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर अपने ही देशवासियों को लूटेंगे तो माल तो उससे मिल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानी होने के कारण अब हम ये वाली एक्टिविटी को त्याग देते हैं। पहले पता है ये लोग क्या करते थे? जो बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, इनको लूट लेते थे कि ये भी तो हरामजादे हैं, अंग्रेजों के नुमाइंदे हैं, उनके दलाल हैं। फिर इनको ये लगा नहीं, वो कितने भी बुरे हों, वो भटके हुए हैं, हमें हिंदुस्तानियों को जख्म नहीं पहुंचाना, हार्म नहीं करना, हानि नहीं पहुंचानी है। डेकोइटीज, कंडक्टिंग स्वदेशी डेकोइटीज टू रेज फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। फिर मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज, ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प फ्रॉम द एनिमीज ऑफ ब्रिटेन। तो इसलिए याद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके पास जाते हैं मदद मांगने? क्या मिलकर अटैक करेंगे? हम अंदर से अटैक करेंगे तो बाहर से अटैक करना, हिटलर जर्मनी। और इंडियन आर्मी किसकी खोज है? सुभाष चंद्र बोस की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रेवोल्यूशनरीज के? रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, इट वाज द रिजल्ट ऑफ राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो फेल हो गए लोगों के एम्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करवाने के लिए, तो बड़े सारे एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। द मास, स्पेशली द यंगर जनरेशन, इट बिकेम इम्पेशेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट।
अब इम्पेशेंट क्यों? आपको पता ना, बड़े सारे लोग स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट होकर रह गए थे, अब कोई रास्ता तो था नहीं, आज़ाद तो करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इस जमाने की यूथ की पता है खास बात क्या है श्रेया? ये भटके हुए लोग हिस्टोरियंस इनको कह रहे हैं, लेकिन पता है ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे। इनके ग्रुप में कई लोग तो आईएएस बन चुके थे उस जमाने के, आईसीएस को क्लियर कर चुके थे। कैंटीन में वो इनका दोस्त नहीं होता श्रेया, उस मूवी के अंदर जो शुरू के सीन में अभी जो मैं बता रहा था, वो भी तो उनका साथ देता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग थे ये। इनका क्या मानना था, हवा में तीर नहीं चलाना है, वो तो हिस्टोरियंस इनको क्रिटिसाइज करते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोलकर। ये प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सारी चीज़ें करते थे। इनका प्लान ऑफ एक्शन देखा था मूवी के अंदर श्रेया, असैसिनेशन वगैरह करने का, ये कैसे क्या होता था, बहुत बढ़िया तरीके से होता था कि नहीं होता था, पूरा सब कुछ प्लान करने के बाद कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। बम बनाना सीखते हैं तो बहुत फॉर्मलाइज तरीके से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, बंगाल जाकर उसको मनाता ही है। तो टू चैनलाइज देयर एनर्जी दे लुक फॉर सम लीडर्स टू गाइड देम, बट विद द डिमाइस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट देयर वॉज अ स्केर्सिटी ऑफ लीडर्स। हालांकि फिर भी कुछ कुछ छत्रछाया में काम करते थे, मतलब इंस्पायर्ड तो होते ही थे। जैसे भगत सिंह किससे इंस्पायर्ड थे, किसका साथ देने जाते हैं भगत सिंह और ये सुखदेव और ये चंद्रशेखर आज़ाद? साइमन कमीशन में कौन मोर्चा संभाल रहा होता है? लाला लाजपत राय। वो तो जिंदा थे इस टाइम पर, उनको तो कुछ नहीं हुआ था। देता भगत सिंह साथ उनका कि नहीं देता है? कि लाठी बड़ी थी, भग गया था भगत सिंह, मरने दो। भगत सिंह कहाँ भागा था, पागल हो मैं? हाँ, अब वो तो मर गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको लाठी पड़ी तो भगत सिंह भग गया था कि छोड़ मरने दो। तो टू चैनलाइज देयर एनर्जी दे लुक फॉर सम लीडर्स टू गाइड देम, बट विद द डिमाइज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट का जब मतलब पूरा खात्मा हो गया, देयर वॉज स्केर्सिटी ऑफ लीडर्स। दिस स्केर्सिटी ऑफ न्यू लीडर्स इट लेड टू divergence towards new militant activities, and they wish to strike terror in the hearts of the rulers, arouse people and remove the fear of authority from their minds. They wanted to inspire the people by appealing to their patriotism. तो याद है ना, इस चीज़ के लिए ये डायलॉग्स वगैरह देते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, कविताएं लिखना। एक इस टाइम की फेमस याद है वो पोएम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में, और शुरुआत करेंगे शायनी बंगाल से। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।